मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 4 मई 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज क्योंकि सैटरडे का दिन है, आज टेक्स्ट सेक्शन में आता नहीं है कुछ भी। तो आज थोड़ा सा ढूंढ के इधर उधर से कुछ आर्टिकल आपके लिए कलेक्ट किए हैं। जैसे दो आर्टिकल हम लोग बिजनेस लाइन से करने वाले हैं, जिसके अंदर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है मेंस के लिए, वो रहेगा वाटर स्कार्सिटी से। दूसरा आर्टिकल रहने वाला है एनर्जी रिफॉर्म्स के बारे में। बहुत अच्छा आर्टिकल है मेंस के लिए, आपके नोट्स को भी आप अपडेट यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा प्रीलिम्स ओरिएंटेड एक टॉपिक है फ्रीडम ऑफ प्रेस। हालांकि मेंस में भी इसका आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रीलिम्स के लिए है। उसके अलावा इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, यानी कि आप ये कहें कि इंडिया का जो रोल है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है, लेकिन इंडिया का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। तो ये पैराडॉक्स के बारे में बात करेंगे आज हम लोग, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं कि भैया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडिया का जो रोल चेंज हुआ है दुनिया भर में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी आजकल हम लोग मीडिया की बात करते हैं, न्यूज़पेपर ओपन करते हैं, तो एक चीज आपको साफ साफ नजर आती है कि इंडिया का जो दबदबा है ग्लोबली वो बढ़ा है ना। सरकार में बैठे हुए लोग भी आपको बहुत बार ये सुनने को मिलेंगे कि इंडिया की जो छवि है वो बड़ी इंप्रूव हुई है इंटरनेशनली। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक ग्लोबल नेता बन चुके हैं, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा, जिसमें गलत नहीं है, जो सही है। बट उसके साथ साथ अगर अपने आस पड़ोस में देखें तो इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हुआ है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली उसी पैराडॉक्स के बारे में बात किया गया है, दैट इन पैराडॉक्स ऑफ इंडियाज ग्लोबल राइज, इट्स रीजनल डिक्लाइन। ये एक बड़ा ही अजीब सा कंफ्यूजिंग सा एक सिनेरियो इंडिया में बन गया है कि रीजनली हमारी पावर डिक्लाइन हो रही है, लेकिन ग्लोबली हमारी पावर राइज कर रही है। इसके कई सारे रीजंस आपको नजर आएंगे। एब्सोल्यूट टर्म में हमारी इकोनॉमी डेफिनेटली बढ़ी है। यूरोप अमेरिका के हम थोड़े ज्यादा क्लोज आए हैं, वो थोड़ा थोड़ा हम लोग देखा देखने वाले हैं इस पूरे आर्टिकल में। लेकिन साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हुआ है। अगर हम लोग चाइना से कंपेयर करें तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया की राइजिंग पावर को डिनोट करते हैं। पहली बात तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पिछले 20 सालों में अच्छी खासी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बीच में एक दो साल अगर आप कोविड वाले निकाल दो तो इंडिया की रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है। आज भी हम लोग 7% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। वहीं इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो डेफिनेटली बढ़ी है। चाहे आप आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, मिलिट्री की बात करें, रफेल वगैरह और सब कुछ, जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है तो बहुत सारी विदेशी जो कंपनियां होती हैं इंडिया को टेक्नोलॉजी भी दे रही हैं। इवन इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपोर्ट देखोगे आप पिछले कुछ सालों में, वो भी डेफिनेटली बढ़ा है। तो इंडिया की मिलिट्री वाइज और इकोनॉमी वाइज तो हमारी एब्सोल्यूट टर्म में स्ट्रेंथ बढ़ी है। आज हम लोग 5 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी बन गए हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा G20 का हम लोग पार्ट बन गए हैं। G7 मीटिंग होने के बाद, और G7 वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं, तो आप ये मान सकते हो आज के टाइम पे जो G7 कंट्रीज हैं उनको, वो इंडिया को पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं। तो दुनिया की जब बड़ी बड़ी पावर आपको सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका इंटरनेशनल लेवल पे लेवल बड़ा ही होगा, है ना। क्वाड का हम मेंबर हैं, ब्रिक्स का मेंबर है, I2U2 का मेंबर है, शंघाई कॉरपोरेशन का मेंबर है। कितने ही सारे देश ऐसे हैं वर्ल्ड के पावरफुल कंट्रीज जो इंडिया की परमानेंट सीट को सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो ये इंडिया का ग्लोबल स्टेचर बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आजकल पूरी दुनिया का ध्यान इंडो पैसिफिक की तरफ चला गया है, और इंडो पैसिफिक में भैया नाम ही इंडो है, इंडो मतलब इंडिया। तो इंडिया एक सेंट्रल पोजीशन पे है इंडो पैसिफिक, तो पूरी दुनिया का ध्यान इंडिया की तरफ है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा इंटरनेशनली राइज हुआ है ना। कोई भी वर्ल्ड में आजकल के टाइम पे ऐसा ग्लोबल फोरम नहीं होगा जो इंडिया को इनवाइट नहीं करता होगा, और एक बड़ी ग्लोबल इंपॉर्टेंट पोजीशन हमारी है। और उसी की वजह से इंडिया पिछले कुछ सालों में बड़ा हक से यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट मेंबर की डिमांड भी कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके साथ साथ हमारा रीजनल डिक्लाइन भी हुआ है। देखिए, हो सकता है कि भाई आप ठीक ठाक ग्रो कर रहे हो, लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटर हैं अगर वो आपसे ज्यादा ग्रो करते हैं तो उनके कंपैरिजन में आपकी ग्रोथ को कोई खास फर्क नहीं पता चलेगा। मान के चलिए आप एग्जाम में पहले 40 मार्क्स ला रहे थे, अभी आप एग्जाम में 80 मार्क्स ले आए, आपने तो बहुत ग्रो किया है। लेकिन उसके कंपैरिजन में आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो 99 मार्क्स ला रहे हैं। अब इनसे आप कंपेयर करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। तो इंडिया की रीजनल डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा रीजन है चाइना का राइज। और चाइना का राइज इतना ज्यादा हुआ
इतने छोटे समय में कि इंडिया को अपनी रीजनल जो पोजीशन थी वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। उसके अलावा अमेरिका ने जो विड्रॉ किया है इस पूरे रीजन से, अमेरिका का आजकल फोकस कहां पे हो गया पिछले कुछ सालों में, देखिए पिछले कुछ सालों की जब मैं बात करता हूं, मैं कोल्ड वॉर की बात कर रहा हूं। कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका इस साउथ एशियन रीजन में बहुत ज्यादा फोकस किया करता था, क्योंकि इंडिया यूज्ड टू बी अलाइंड विद रशिया एंड पाकिस्तान यूज्ड टू बी अलाइंड विद अमेरिका, और चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। तो अमेरिका इन बातों पे बड़ा ध्यान रखता था, है ना, वो इक्वेशन वगैरह करता रहता था। लेकिन जब अमेरिका को नजर आया कि चाइना बिल्कुल भी अमेरिका के साथ पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली अलाइन नहीं कर रहा है, तो उसने भी यहाँ से विड्रॉ करना शुरू कर दिया, और उसके अलावा फिर साउथ चाइना सी पे फोकस किया, मिडल ईस्ट पे फोकस किया। राइट। तो अमेरिका का जब विड्रॉ हुआ इस रीजन से, तो अमेरिका के द्वारा वो जो गैप था, जो वैक्यूम था, वो इंडिया के द्वारा नहीं भरा गया, वो पावर वैक्यूम वो चाइना के द्वारा भरा गया। तो इंडियाज रीजनल डिक्लाइन इज अ कंपैरेटिव डिक्लाइन बेसिकली। राइट। और इंडिया के आस पड़ोस में जो छोटी छोटी पावर्स थी, उन्होंने भी इस चीज का फायदा उठाया। उन्होंने भी इस चीज को देखा कि यार चाइना तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो सीधी सी बात है हर कोई उभरती हुई शक्ति एक राइजिंग स्टार के साथ ही खड़ा होता है। और आज के टाइम में चाइना इज अ राइजिंग स्टार। तो राइज ऑफ चाइना एक्सप्लेन्स इंडियाज रीजनल डिक्लाइन। राइट। आप बांग्लादेश की बात करें, चाइना का खास फ्रेंड बन चुका है। म्यांमार की तो बात ही क्या करनी, वो तो एकदम सबको पता ही ओपनली। आप मालदीव की बात कर लीजिए भैया, छोटे छोटे स्टेट हैं ये मालदीव वगैरह, तो श्रीलंका की बात कर लीजिए आप। पाकिस्तान तो खैर पहले से था, इसकी तो क्या ही बात करें। नेपाल को से आज इंडिया के साथ साथ सीधा आंख में आंख दिखा रहा है वो काला पानी एंड ऑल दैट। अभी नेपाल में नया करेंसी नोट आया है कुछ दिन पहले, और उसमें उन्होंने काला पानी को मैं नेपाल का पार्ट दिखाया हुआ है। तो नेपाल भूटान के लोग भी भैया आजकल चाइना में जाके विजिट कर रहे हैं, उनके पॉलिटिशियंस भी। तो पाकिस्तान, नेपाल, थोड़ा थोड़ा भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, तो हमारी हालत अपने पड़ोस में थोड़ी खराब ही है। ठीक है, जो लोग इंडिया को एक समय पे रिस्पेक्ट की नजर से देखते थे हमारे पड़ोसी, आज वो हमें आंख दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको चाइना नजर आ रहा है उभरती हुई पावर के रूप में। तो इंडिया, अगर आप कंपेयर करोगे ना इंडिया की मिलिट्री को, इंडिया की इकोनॉमी को, तो पिछले 200 सालों में इंडिया इस समय मोस्ट पावरफुल पोजीशन पे है। लेकिन अगर चाइना से कंपेयर करोगे ना, तो इंडिया इस समय वीकेस्ट पोजीशन पे है। तो ये सारा खेल कंपैरिजन का यहां पे हो रहा है। और जो छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं ना हमारे, अब बड़े देश भाई, बड़ा जो पावरफुल पड़ोसी होगा उसे डर तो लगता ही है। तो वो लोग इंडिया के द्वारा जो उनका डर है कहीं ना कहीं, वो चाइना के थ्रू उसको बैलेंस करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री को उठा के देखो, जैसे श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंडियन पॉलिसीज ने या इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने काफी इंटरफेयर किया था एक टाइम पे। राइट। तो चाइना श्रीलंका हमेशा से डरता रहता है कि भैया कहीं दोबारा से इंडिया हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर डिस्टरबेंस ना करे। नेपाल भी इसी बारे में बात करता है कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर इन्फ्लुएंस करते हो। भूटान भी थोड़ा थोड़ा इस तरह की बात करता है। मालदीव भी इस तरह की बात करता है कि आप हमारे इंटरनल अफेयर के अंदर। तो इतना बड़ा एक पावरफुल नेशन आपके पड़ोस में है, तो आपका थोड़ा बहुत जो डर है वो एक वैलिड है बेसिकली। तो वो क्या कर रहे हैं, चाइना को की हेल्प लेके उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया कर क्या सकता है, वे फॉरवर्ड यहां पे क्या हो सकता है। एक तो ना, इंडिया को रिएक्टिव होने की बजाय प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग वेट करते हैं चाइना क्या चाल चलेगा, उसके बाद हम अपना काउंटर चाल चलते हैं। ये नहीं करना है। हम लोग एक रिएक्टिव पावर नहीं होनी चाहिए, रिएक्टिव पावर हमेशा वीक पावर होती है। हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। राइट। कुछ मॉडर्न तरीके, कुछ इनोवेटिव तरीके हमें लेके आने पड़ेंगे, ताकि रीजनल जो अपने पड़ोसी हैं इनके साथ हम लोग बेटर कुछ ना कुछ माहौल बना सके। राइट। उसके अलावा जो चीजों पे हमारी स्ट्रेंथ है, हम अपनी स्ट्रेंथ को ही भूल गए हैं। आज के समय में जो बुद्धिस्ट जो टूरिस्ट हैं, वो इंडिया में नहीं आ रहे हैं, जबकि बुद्धिज्म इंडिया के अंदर आया भैया, यहीं से ओरिजिनेट हुआ, पूरी दुनिया में इंडिया से गया। लेकिन बुद्धिस्ट टूरिस्ट कहाँ जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, इवन चाइना जा रहे हैं, तिब्बत जा रहे हैं।
इंडिया में नहीं आ रहे हैं। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है कम से कम उसके साथ खेलें। हमारे बहुत सारे पड़ोसी बुद्धिस्ट नेशंस हैं। श्रीलंका तो बुद्धिस्ट नेशन है पूरे का पूरा, मोस्ट ऑफ देम आर। तो उसके साथ फिर भी हमारे रिलेशन खराब हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ से खेलना पड़ेगा। उसके अलावा जो हमारे पावरफुल फ्रेंड्स हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप वगैरह, इनके साथ भी इंडिया को इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि हमारे रिलेशन श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश वगैरह के साथ बेटर हो सके। देखिए, हालांकि बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन इतने खराब नहीं है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश चाइना के साथ आजकल काफी ज्यादा अलाइनमेंट कर रहा है। तो इन कंट्रीज का फायदा उठा सकते हैं हम लोग अपने रीजनल रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए। और हर चीज ना, जब देखो हाथ जोड़ के काम चल सकता है, तो हाथ उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो सॉफ्ट पावर का हम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इंडिया की तो सॉफ्ट पावर मतलब जबरदस्त है। इंडिया की आप सिविलाइजेशनल हिस्ट्री उठा के देखें, हमारा कल्चर, रिलीजन, हमारा म्यूजिक, आर्ट, राइट, इंडिया की सॉफ्ट पावर, उसके साथ खेलें। ठीक है, पॉलिटिकल हो चाहे सोशल हो, पीपल टू पीपल रिलेशंस हो, हिस्टोरिकल एंगेजमेंट्स की बात हो, इंडिया की सॉफ्ट पावर को इंडिया को यूज करना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर रिलेशन विद आवर नेबर्स। ठीक। तो ये था आज का एडिटोरियल, आज हम लोगों ने पहले कर लिया है। अब थोड़ा सा आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। और आर्टिकल में हम लोग सबसे पहले ना कौन से वाला करेंगे, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया प्रेस फ्रीडम स्कोर फेल ओवर द लास्ट ईयर। ठीक है, ऐसा कहा है कि रिपोर्ट के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इनका कहना है, भैया हमारी जो स्कोर था, पिछले साल वो 31 था, इस बार वो पिछले साल 36 था, इस बार जो है 31 हो गया है। तो हमारा स्कोर जो है लगातार गिर रहा है। पॉलिटिकल चीजों में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट में इंडिया स्पेसिफिक कुछ बातें कही गई हैं। इनका कहना है कि भैया देखते हैं कि तो इंडिया में जो मीडिया हाउस है, आज के समय में इंडिया के मीडिया हाउसेस या तो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो ओनर हैं उनके। तो सोचने की बात है, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है और उसका कोई न्यूज चैनल है, तो भाई वो उसके अगेंस्ट में तो बात नहीं करेगा। या फिर जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है, वो उनके ओनर बन के बैठे हुए हैं और वो बिजनेस ओनर स्पेसिफिक किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट को हरासमेंट किया जाता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक भी होते हैं, जेल में डाला जाता है। उन सभी चीजों की वजह से इंडिया में जो प्रेस फ्रीडम है वो कम हो रही है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है। देखिए, बट इंटरेस्टिंगली इंडिया का रैंक जो है ना, पिछले साल इंप्रूव हुआ था। पिछले साल, इस साल तो कम हुआ है, लेकिन पिछले साल इंप्रूव हुआ था। वो इसलिए इंप्रूव नहीं हुआ था कि हम लोगों ने कुछ बढ़िया किया था, वो इसलिए इंप्रूव हुआ था कि कंपैरेटिवली दूसरी कंट्री काफी ज्यादा डिक्लाइन कर गई थी। ये रीजन था। अब देखिए, द प्रेस फ्रीडम जो है, प्रेस फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड इज बीइंग थ्रेटन्ड बाय द वेरी पीपल हु शुड बी गारंटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी। मतलब रक्षक ही भक्षक बन जाता है। पॉलिटिकल अथॉरिटीज की ये जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है कि वो फ्रीडम की प्रेस को इंश्योर करें, लेकिन भैया यही उसका गला घोटने में लगे हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे ये बड़ी अजीब चीज हो गई है। नॉर्वे, डेनमार्क तो लगभग लगभग हमेशा नंबर वन पे रहती है इस तरह की चीजों में। तो 5 कैटेगरीज के अंदर ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को यहाँ पे अकाउंट किया जाता है: पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर एंड द सिक्योरिटी। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट पे। कल यानी कि 3 मई को वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम डे था, जिस दिन ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। तो ये तो आपको डेट याद रखनी है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। इसका एम क्या होता है वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे का? कि भैया देखिए, प्रेस फ्रीडम को थ्रू आउट द वर्ल्ड इंश्योर करें, मीडिया की फ्रीडम को डिफेंड करें, उनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करें। वो बड़ी बड़ी बातें बेसिकली जो की जाती हैं, ये आप याद कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए। आजकल हालांकि पूछता नहीं है ऐसा, लेकिन एक जमाना हुआ करता था, यूपीएससी में थीम्स बहुत पूछी जाया करती थी, किसी इंटरनेशनल डे की थीम्स वगैरह। बट यू नेवर नो, यूपीएससी हमेशा पूछ सकता है, तो थीम पे हमेशा फोकस किया करो। अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इज इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो देखिए कैसे इन्होंने जर्नलिज्म को एनवायरमेंट के साथ जोड़ दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से। तो ये इसकी थीम है। अगर आप इंडिया की बात करें, तो इंडिया में प्रेस फ्रीडम को लेके क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं? बिल्कुल हैं जी। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 91 ए एफ, ठीक है, जो बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। इसी के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूड किया जाता है। हालांकि इंडिया में कोई भी फंडामेंटल राइट, मतलब स्पेशली ये वाला राइट,
एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, जैसे सिक्योरिटी के नाम पे, फ्रेंड रिलेशंस के नाम पे, पब्लिक ऑर्डर के नाम पे, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो भाई मेरा मुंह है जो मैं जो मर्जी बोलूं, मेरा हाथ है मैं जो मर्जी लिखूं, ये तो मेरी फ्रीडम है, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है। भैया फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनको करटेल लिमिट कर सकती है, ये भी पता होना चाहिए। तो जो लोग साथ के साथ ये बोलते हैं ना कि ये तो मेरा अधिकार है, भाई अधिकार के साथ साथ आपकी ड्यूटी भी है, राइट। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि ड्यूटी के बाद राइट्स आते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग राइट्स की पहले बात करते हैं, ड्यूटीज की बाद में बात करते हैं। और इसलिए राइट्स इंडिया में एनफोर्सिएबल हैं कोर्ट में, ड्यूटीज एनफोर्सिएबल नहीं है। तो जब मैं बात करता हूं अपने अधिकारों की, तो मैं अपनी ड्यूटी को नहीं भूल सकता, भूलना भी नहीं चाहिए, राइट। एनीवेज, लीगल ओपिनियन क्या कहता है इस बारे में, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, इवन 2021 के अंदर भी एक, जब पैगासस वाला केस चल रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि भैया जर्नलिस्ट की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है। और जर्नलिस्ट अपने सोर्सेज नहीं बता सकते। कई बार आपने न्यूज में ऐसा सुना होगा ना कि सूत्रों से, आपने कई बार ऐसा सुना होगा ना कि सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि स्वर्ग में जाने वाली सीढ़ी मिल चुकी है। तो ये सूत्र कौन है? ये सूत्र बेसिकली सोर्स होते हैं जर्नलिस्ट के। और इन सूत्रों को, सोर्सेज को हर हालत में प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोई भी गवर्नमेंट किसी जर्नलिस्ट को फोर्स नहीं कर सकती है उसके सोर्सेज बताने के लिए, ये उसके सीक्रेट होता है, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की बैकबोन होती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 हम लोगों ने एक्ट किया था, इनेक्ट किया था पार्लियामेंट में, जो भी फ्रीडम ऑफ प्रेस की ही बात करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और हमारे पास जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। 1966 में सेटअप की गई थी अंडर इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट 1965। इसका मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट, एक क्वासी जुडिशियल ऑटोनोमस अथॉरिटी भी है ये। और इंडिया में जो प्रेस फ्रीडम की बात करती है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको पता चाहिए, प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज्यादा टॉपिक है तो मैं उस सेंस में डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा। एनीवेज, आई थिंक थोड़ा आइडिया आपको लग ही गया होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा एक टॉपिक के ऊपर। 90% ऑफ द की रेजर्वोयर्स लेस देन हाफ फुल। तो दिक्कत है भैया, हमारे कंट्री में चल रही है भयंकर ड्रॉट, हीट वेव्स, राइट। और ये तो अभी चल रही है, अगर आप पिछले साल की बात करें तो मॉनसून जो रेनफॉल था वो डेफिसिट था। तो समस्या यही हो गई कि रेनफॉल कम हुआ, ऊपर से एलिनो चल रहा था, इस बार हीट वेव ड्रॉट भयंकर चल रही है, तो हमारे जो रेजर्वोयर्स हैं वो सूखे पड़े हुए हैं। तो अभी रिपोर्ट एक इशू हुई थी, इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इंडिया में डेफिसिट रेनफॉल की वजह से हमारे जो रेजर्वोयर्स का वाटर है, इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर, वो काफी ज्यादा ड्रॉप हो गया है 2023 में। और इस लेस स्टोरेज की वजह से क्या हुआ, हमारी जो समर क्रॉप्स हैं, जायद क्रॉप्स हैं, उनको नुकसान हुआ, जैसे पैडी, पल्सीज, ऑयल सीड वगैरह। कुछ खास स्टेट्स के अंदर ज्यादा इंपैक्ट नजर आया है, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका के अंदर। इंडिया में 6 ऐसे रेजर्वोयर हैं जो पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं, उनमें से 5 ऐसे हैं जो साउथ इंडिया के अंदर है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। तो वहां पे हालत थोड़ी ज्यादा खराब यहाँ पे नजर आ रही है। इंडिया की अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा हालत खराब है। 95% जो रेजर्वोयर हैं वो अपने यूजुअल एवरेज लेवल से काफी ज्यादा डिक्लाइन हो चुके हैं। ये समस्या है इंडिया में। और वाटर स्ट्रेस की समस्या इंडिया में कोई नई नहीं है, ये पुरानी समस्या है। और किसी किसी साल ये थोड़ी ज्यादा हो जाती है। आप सोच के देखिए, इंडिया में वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 18% पॉपुलेशन है, जबकि इंडिया में दुनिया का सिर्फ 4% ही फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। इन 4% में से मान के चलिए 2% तो यूज करने लायक ही नहीं होंगे, पोल्यूशन होगा कहीं, ग्राउंड वाटर में होगा, एक्सेस नहीं मिल पा रही होगी। तो 2% को ही हम लोग लगभग लगभग एक्सेस कर सकते हैं। 18% पॉपुलेशन को 2% वाटर कैसे करेगा भाई मैनेज? ऊपर से मिसमैनेजमेंट होती है। तो वाटर स्ट्रेस तो होना ही है यहाँ पे, होना ही है। अगर आप थोड़ा हिमालय स्टेट्स को छोड़ दो कुछ समय के लिए, तो बाकी तो इंडिया में सिर्फ रीजनल रिवर्स ही चलती हैं। पेनिनसुलर इंडिया है ना वो, पेनिनसुलर इंडिया,
तो पेनिनसुलर इंडिया का मतलब यह है कि रॉकी पार्ट है, इट्स अ रॉक्स। तो रॉक्स होने की वजह से वहां पे ग्राउंड वाटर पहले ही नहीं है, क्योंकि उन रॉक्स से जो वाटर होता है वो परकुलेट बहुत कम होता है, जब क्योंकि वहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं है ना सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। नदर्न प्लेस में सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, तो यहाँ पे वाटर आराम से नीचे जा सकता है। लेकिन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक रॉकी एरिया है, वो पेनिनसुला है, वो एक पठार है। राइट। एनीवेज, तो जब आप बात करते हो इंडिया में वाटर स्ट्रेस की, इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड। चाइना और अमेरिका, ये दोनों मिला के जितना ग्राउंड वाटर यूज करते हैं ना, दोनों कंबाइन, हम उससे ज्यादा ग्राउंड वाटर खाली इंडिया यूज करता है। इंडिया में 63% डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां पे ग्राउंड वाटर लगातार जो है वो फेल हो रहा है, नीचे जा रहा है। और पॉवर्टी का, गरीबी का इससे सीधा सीधा रिलेशन है। यही वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में जो सबसे ज्यादा पुअर है। इसका मतलब ग्राउंड वाटर जब 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 नीचे जाएगा, गरीबी का ग्राफ ऊपर जाएगा। इससे आप इस तरह से कह सकते हो। इट इज एस्टिमेटेड दैट द पॉवर्टी रेट्स आर 9 to 10% हाइयर इन दोज एरियाज इन इंडिया जहां पे ग्राउंड वाटर 8 मीटर से नीचे होता है। तो गरीबी और वाटर सीधा सीधा सा रिलेशन है। लेकिन कारण इसके अलावा और कौन कौन से हैं? एक तो सीधी सी बात है, इंडिया में मोस्टली जो 80% रेनफॉल होता है वो मानसून मंथ के अंदर ही होता है। जो 4 महीने होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर वाले, बाकी के 8 महीने में तो इंडिया में रेनफॉल ना के बराबर ही होता है। तो ये 4 महीने ही आपके पास होते हैं कि आप ये डैम्स को भर लो, और इन 4 महीने भी अगर रेनफॉल कम हुआ तो फिर तो भगवान भरोसे ही चल रही है चीजें। इन सभी चीजों के बावजूद हम लोग ऐसी क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो बहुत ज्यादा वाटर की डिमांड करती हैं। शुगर केन, राइस। राइस हमारे यहाँ पे इंडिया में स्टेपल फूड माना जाता है। ऐसे एरियाज में राइस ग्रो किया जाता है और शुगर केन ग्रो होता है जहां पे पानी की कमी है। महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, ये समस्या हमारे यहाँ पे है। और उसी से आपको साफ साफ नजर आएगा कि ग्राउंड वाटर का लेवल इंडिया में नीचे की तरफ गया है। 1988 में इट वाज 7.5 मीटर, 2018 में दिस इज 9.2 मीटर। और फिर ऊपर से हम लोग ग्रोप्स भी ग्रो कर रहे हैं। ऊपर से वाटर पोल्यूशन भी हमारे यहाँ पे है। भयंकर पेस्टिसाइड्स का हम लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। और तो छोड़िए, बिजली महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के रेट्स बहुत कम है। पंजाब में तो बिजली पूरी फ्री है फार्मर्स के लिए। तो इससे क्या होता है, इससे फार्मर्स एक्सेसिव यूज करते हैं ग्राउंड वाटर का। तो ग्राउंड वाटर अगर नीचे जाएगा तो उसके क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट होंगे, ये भी तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। फूड सिक्योरिटी, हेल्थ इश्यूज। अगर आप क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर राइज के साथ कंपेयर कर दो तो भैया एक बड़ी ही डिजास्टर के लिए रेसिपी तैयार हो गई है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। राइट। इंडिया के थर्मल पावर प्लांट्स काम नहीं कर पाते। इवन हाइड्रो पावर प्लांट्स कैसे काम करेंगे? थर्मल पावर प्लांट को तो हम डिस्करेज करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोल का यूज होता है। हाइड्रो पावर प्लांट्स हम लोग चला नहीं सकते क्योंकि पानी नहीं है। इंडस्ट्रियल ऑपरेशन हैम्पर होते हैं भैया। डेजर्टिफिकेशन बढ़ता है। ये सब चीजें आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हो। और ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 3, हालांकि हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, कुछ लोग कहना है कि वर्ल्ड वॉर 3 भैया पानी के लिए होगा। पानी के लिए होगा, और इंडिया में पानी की पहले से कमी है, तो हमें तो और ज्यादा प्रिपेयर होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? बेटर तरीके से रिसाइकिल रीयूज कर सकते हैं। जैसे वेस्ट वाटर जो होता है हमारे घरों वगैरह से निकलता है, हम ये क्यों नहीं यूज करते थर्मल पावर प्लांट में? फ्रेश वाटर क्यों यूज कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के लिए हम लोग ये यूज करें ना, फ्लशिंग के लिए, फायर प्रोटेक्शन के लिए, अपने व्हीकल्स को धोने के लिए। हम लोग उनके लिए पीने का पानी क्यों यूज करते हैं? दिक्कत है ना। अब वेस्ट वाटर का यूज करिए, वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स को ग्रो करिए। अब क्यों राइस शुगर केन ग्रो कर रहे हो? मत करिए ना। उसके बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव हमारे पास है। जो सब्सिडी देते हैं हम लोग वाटर पे फार्मर्स को, कम करिए। वो कम करिए, साथ के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करिए। उन्हीं किसानों के अंदर अवेयरनेस लेके आने की जरूरत है, भैया पानी वेस्ट मत करिए फालतू में। आम आदमी को समझ होनी चाहिए कि पानी के बिना कुछ भी नहीं है। पानी को प्रोटेक्ट करिए। राइट। रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करिए। जो 4 महीने 3 महीने आपके यहाँ पे रेनफॉल होता है उसको तो कम से कम सुधारिए। अपने एंशियंट जो तरीके होते थे
उनका यूज करिए। वो काफी बेटर तरीके होते थे, लोगों के साथ हार्मनी होती थी। जैसे राजस्थान के अंदर एक पार सिस्टम यूज किया जाता था पहले, उस तरह के सिस्टम को हम लोग यूज करें। बावड़ी वगैरह बनाई जाती थी। और अपने पड़ोसियों के साथ थोड़ा बढ़िया रिलेशन रखिए यार। ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस, सतलुज वगैरह ये सब ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं। तो थोड़ा सा नेबरिंग कंट्री के साथ मिलके जो है कुछ ना कुछ हम लोग इनिशिएटिव यहाँ पे ले सकते हैं। राइट, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। चलिए, अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, वो ये वाला है। एफर्ट्स टू रिफॉर्म ऑयल एंड गैस सेक्टर स्लिप थ्रू द क्रैक्स। ठीक है, ये बिजनेस लाइन का आर्टिकल है। और इसके अंदर ये बताया गया है कि भैया इंडिया वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनर बन चुका है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो। इंडिया की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 2014 में 215 मिलियन टन थी। अब जाके वो 256 मिलियन टन हो चुकी है 2024 में, पिछले 10 सालों में। और इंडिया का ये ऑब्जेक्टिव है, हमारा ये एम है कि हम लोग इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है वो अभी 77% है, इसको रिड्यूस करके 50% करेंगे 2030 तक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंडिया को अपनी एनर्जी सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो क्या हमने रिफॉर्म नहीं किए हैं क्या? बिल्कुल किए हैं। कुछ रिफॉर्म का एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे हम लोग BS6 इंजन का यूज करते हैं, जो कि ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। इनके अंदर सल्फर एमिशन भी कम होता है। कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे कैरोसिन लगभग लगभग ना के बराबर यूज होती है। जो गैस पाइपलाइन, नेचुरल गैस वगैरह हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डेफिनेटली वो नेटवर्क हमारा बढ़ा है। रिफाइनरी कैपेसिटी हम लोग ने देख ही लिया था ऊपर कितनी बढ़ गई है इंडिया में। यस। उसके अलावा पेट्रोल के साथ साथ हम लोग एथेनॉल वगैरह की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, बायोफ्यूल्स की ब्लेंडिंग कर रहे हैं। इससे भी काफी फर्क पड़ा है। राइट। इंडिया जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, अभी हम लोग लगभग 27 कंट्री से करते थे 2006-7 में, अभी हम लोग 39 कंट्री से कर रहे हैं। तो हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन भी की है। लेकिन क्या ये रिफॉर्म काफी है? आंसर इज नो, क्योंकि काफी तो कभी कुछ भी नहीं होता है, हमेशा इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। तो आप कुछ चीजें इंप्रूव करते हो, कुछ चीजें फ्यूचर के लिए छोड़ देते हो। तो अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पॉलिटिकल इंपरेटिव्स, ये एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे नजर आता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मिडल ईस्ट के अंदर पॉलिटिकल डिस्टरबेंस चलती रहती है। राइट। उसके अलावा अगर आप देखें, ओपेक है। ओपेक भी कई बार एक कार्टेल की तरह काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ग्लोबल प्राइसेस वगैरह जो है शिफ्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे फर्क पड़ता है। एक्सप्लोरेशन, ठीक है। हम इंडिया, ऐसा माना जाता है कि हमारी बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी के अंदर खूब सारा क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, लेकिन हम लोग उसको एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजीज हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। राइट। और मिलियंस एंड मिलियंस एंड डॉलर खर्च करके अगर आप 10 साल कोई रिसर्च करते हो, एक्सप्लोरेशन करते हो, और आपको पता चलता है कि यहाँ पे ऑयल है ही नहीं, तो सारा पैसा फालतू में खर्चा हो गया ना। इंडिया ऐसा कंट्री तो नहीं है हमारे पास फालतू का पैसा है। तो एक्सप्लोरेशन हम लोग बढ़िया तरीके से करें। राइट, वो उसके लिए स्पेशली हम लोगों को बजट वगैरह के अंदर पैसा वैसा लोकेट करना चाहिए। वो एक हमारे यहाँ पे समस्या है। फिजिकल पॉलिसी शॉर्ट कमिंग्स ऑफ कोर्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, ATF, वो GST का पार्ट ही नहीं है। वो एक अलग समस्या है। विंडफॉल टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं रिफाइनिंग कंपनीज वगैरह के ऊपर, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से वो थोड़ा अवॉइड करते हैं। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इंडिया में एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन बहुत कम हो रही है। आज के समय में अगर पूरी दुनिया अगर हमें इंपोर्ट करना बंद कर दे क्रूड ऑयल, तो हमारे पास सिर्फ 8 to 9 डेज का ही ऑयल है जो हम लोगों ने रिजर्व रखा हुआ है, जबकि चाइना के पास एक महीने से ज्यादा का है। तो ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमें बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, ये चैलेंजेस है हमारे पास कुछ। ठीक है, तो ये कुछ कुछ आप थोड़ा यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बस मेरे ख्याल से इतना हो गया है हमारे पूरे के पूरे टॉपिक्स। ठीक है, चलो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। जो बच्चे हैं वो भी, और जो बच्चे नहीं हैं वो भी। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा आपकी नॉलेज में हल्का सा इंक्रीमेंट हुआ होगा कल से। तो हर दिन अपने को थोड़ा सा वाइज बनाना है, हर दिन अपने को थोड़ा सा नॉलेज वाइज इंप्रूव करना है। और एक दिन ऐसा आता है आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, क्योंकि आपको चीजों के बारे में पता होता है ना। चलिए, तो आज यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।